Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 13 of class 9th, that is Why Do We Fall Ill? So before we start this video, let us first revise what we have studied in the previous session. तो पिछले सेशन के अंदर हम लोगों ने इन्फेक्शियस डिजीज़ेस के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि इन्फेक्शियस डिजीज़ेस वो होती हैं जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से स्प्रेड होती हैं। तब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं ये बहुत सारी टाइप के हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोज़ोआ। फिर इसके बाद हम लोगों ने कुछ ऐसे बीमारियों के एग्ज़ाम्पल भी पढ़े थे जो कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बीमारियां वायरस की वजह से होती हैं उनके एग्ज़ाम्पल हैं कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंज़ा, डेंगू फीवर एंड एड्स। एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके अलावा ये तो थी वायरसेस की बात। अगर हम बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया की डिजीज़ेस कौन कौन सी हैं? टाइफॉइड, फीवर, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस एंड एंथ्रेक्स। तो ये वाली जो कुछ बीमारियां हैं ये बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ फंजाई। तो हमने अभी तक किस चीज़ की बात कर ली? बैक्टीरिया की और इसके अलावा वायरसेस की। अगर हम अब कुछ फंजाई की बात करें तो वो भी ऐसी जितने भी स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, बेसिकली जितने भी स्किन के अंदर जो एलर्जीज़ वगैरह होती हैं जिनकी वजह से ईचिंग होती है या फिर और भी जो अलग अलग सिम्टम्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं? ये फंजाई की वजह से इन्फेक्शन होने के कारण। उसके बाद अगर हम प्रोटोजोआ की बीमारियों की बात करें तो जो प्रोटोजोआ हैं वो कुछ जो कॉमन बीमारियां हैं जिनको हम जानते भी हैं, जैसे कि मलेरिया और जो काला अज़र बीमारी है, ये नॉर्मली जो प्रोटोजोएंस हैं वो फैलाते हैं। हम पिछली क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये जो प्रोटोजोआ है ये मलेरिया फैलाता है। तो कौन सा ऐसा जो प्रोटोजोआ है जो कि मलेरिया फैलाता है? तो उसका नाम है प्लाज्मोडियम। इसके अलावा प्लाज्मोडियम के लिए वेक्टर का काम कौन करता है? तो प्लाज्मोडियम के लिए वेक्टर का काम करता है मॉस्किटो। और अगर मॉस्किटोज़ के अंदर भी अगर हम मोस्ट स्पेसिफिकली बात करें तो कौन करता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। इसके अलावा अगर हम कुछ वॉर्म्स की वजह से जो बीमारियां होती हैं अगर उनकी बात करें तो उनका एग्ज़ाम्पल है एलिफेंटिसिस। ये जो एलिफेंटिसिस बीमारी है ये वॉर्म्स की वजह से होती है। अब क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि अगर हमको कोई बीमारी हुई है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी किस चीज़ की वजह से हुई है? तो अगर हमें कोई बीमारी वायरसेस की वजह से हो रही है, यानी कि अगर हमें दो बीमारियां हुई हैं तो हमें कैसे पता चलेगा नॉर्मल तरीके से कि ये दोनों की दोनों वायरसेस की वजह से हुई हैं? तो इसका पता ऐसे चल सकता है कि दोनों बीमारियों के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन सिम्टम्स अवेलेबल ज़रूर होंगे, क्योंकि ये जो दोनों बीमारियां हुई थी ये दोनों के दोनों एक ही माइक्रोब्स के मेंबर की वजह से फैली थी। इसके अलावा अगर हम एग्ज़ाम्पल से इसकी बात करें तो जितने भी वायरसेस हैं वो नॉर्मली जो होस्ट सेल है उसके अंदर रहते हैं। वहीं अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के जितने भी जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि वो हमारे शरीर के या फिर किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर रहें। तो अब इनसे हमारा धीरे धीरे हम पता भी लगा सकते हैं कि ये जो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं और ये जो फंजाई हैं
ये बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि खुद का जो नंबर है वो बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज़ करवाते हैं। वहीं अगर हम वॉर्म्स की बात करें तो जो वॉर्म है वो बहुत धीरे धीरे खुद को मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसीलिए ये जो एलिफेंटिसिस वाली जो बीमारी है जिसको वॉर्म्स फैलाते हैं, ये बीमारी बहुत धीरे धीरे फैलती है और इसको सिम्टम्स दिखने में और इसको होने में बहुत ज़्यादा टाइम जो ड्यूरेशन है वो भी लग सकता है। इसके अलावा जो कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर मेंबर के अगेंस्ट में काम करते हैं और वो ड्रग्स उसी फैमिली के जो मेंबर हैं उन्हीं को पर्टिकुलरली टारगेट करेंगे, तभी स्पेसिफिक बीमारियों के लिए कुछ स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये नॉर्मली किसी पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया या फिर जो फंजाई की वजह से जो बीमारियां होती हैं उन्हीं के अगेंस्ट में काम करती हैं। कभी भी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो जो वायरसेस हैं उनके लिए काम में नहीं आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक the bacterial processes that build the cell wall। तब एग्ज़ाम्पल दिया है इन्होंने कि जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है वो किसके अगेंस्ट में काम करती है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करती है और क्या करेगी कि जो सेल वॉल है उसको बिल्डअप होने से रोक देगी। तो इससे क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वो अपने आप ही किल हो जाएगा। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कुछ इसी मैकेनिज़्म पे काम करती हैं। बट वायरसेस डू नॉट यूज़ दीज पाथवे एट ऑल एंड दैट इज़ द रीज़न वाई एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन। तो जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में जिस तरीके से ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये काम करती हैं उसी तरीके से वायरसेस के ऊपर ये जो एंटीबायोटिक हैं वो काम नहीं करती हैं। इफ़ वी हैव अ कॉमन कोल्ड, टेकिंग एंटीबायोटिक डज नॉट रिड्यूस द सिवियरिटी और द ड्यूरेशन ऑफ द डिज़ीज़। तो अगर मान लो कि हमको जुकाम हुआ है तो उस टाइम पे जो एंटीबायोटिक हैं उनको लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो उस वायरल इन्फेक्शन को नहीं रोक पाएंगी। हावेवर इफ़ वी आल्सो गेट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन along with the viral cold, taking antibiotics will help। बट अगर हमें जुकाम के साथ साथ अगर कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो जाता है तो उस टाइम पे ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये ईज़िली हमारी मदद कर सकती हैं क्योंकि ये वायरस के अगेंस्ट में काम कर रही हैं। इवन देन द एंटीबायोटिक will work only against the bacterial part of the infection, not the viral part। और अगर हम बैक्टीरियल प्लस साथ में अगर जो वायरल इन्फेक्शन हुआ है अगर इस केस के अंदर हम ये एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो बैक्टीरियल पार्ट है उसके अगेंस्ट में काम करेंगी, ये जो वायरल इन्फेक्शन हुआ है उसके अगेंस्ट में काम नहीं करेंगी। Next topic is means of spread। How do the infectious diseases spread? तो अब ये जो अगला टॉपिक है इसका मतलब है कि किस किस तरीके से ये जो बीमारियां हैं ये फैलती हैं, यानी कि जो इनका मीन ऑफ ट्रांसमिशन है ये कैसे कैसे होता है। How do the infectious diseases spread? तो ये जो इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां हैं ये कैसे फैलती हैं। मैनी माइक्रोबियल एजेंट्स कैन कॉमनली मूव फ्रॉम एन अफेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज। तो ऐसे बहुत सारे जो माइक्रोबियल एजेंट्स हैं जो कि अगर कोई भी एक इन्फेक्टेड पर्सन है उससे
जो दूसरे अलग अलग जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उन तक भी वो फैल सकता है। इन अदर वर्ड्स, दे कैन बी कम्युनिकेटेड एंड सो आर कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो अगर हम इसको दूसरे शब्दों में बात करें तो ये जो बीमारियां हैं वो एक से दूसरे के अंदर कम्युनिकेट हो सकती हैं। इसीलिए हम इन जो ऐसे बीमारियां हैं उनको कम्युनिकेबल डिजीज़ेस बोलते हैं। मतलब कि ऐसे बीमारियां जो कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसफ़र हो सकें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो क्या ये कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है? ऑफ कोर्स ये कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है, क्योंकि ये जो बीमारी है वो एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर फैल रही है। सच डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स कैन स्प्रेड थ्रू द एयर। तो ये ऐसे जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये फैल सकते हैं हवा के द्वारा भी। यानी हवा के अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी टाइम तक रहेंगे और इस तरीके से ये एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर ईज़िली ट्रांसमिट हो सकते हैं। दिस अकर थ्रू अ लिटिल ड्रॉपलेट थ्रोन आउट बाय द इन्फेक्टेड पर्सन हु स्नीज और कफ। अब ये जो हम बोल रहे हैं कि एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसमिट हो रही हैं, तो ये किस तरीके से ट्रांसमिट हो सकती हैं कि अगर कोई छोटी मोटी ड्रॉपलेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने हमारे आसपास खांसा या फिर थूका, तो उससे क्या होगा कि अगर उसने छींक भी ली है तो भी उसके शरीर के अंदर से जो ड्रॉपलेट थी वो बाहर हवा के अंदर आई। वहीं अगर उसी टाइम पे वो हवा के अंदर वो वायरल पार्टिकल हैं अभी, अगर कोई हेल्दी पर्सन ने अगर वही एयर को इनहेल कर लिया तो क्या होगा कि वो जो पार्टिकल हैं वो उस हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर भी ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से वो एक से दूसरे इंसान के अंदर फैल गई। समवन स्टैंडिंग क्लोज बाय कैन ब्रीथ in these droplet and the microbes get a chance to start a new infection। तो जब भी वो उस इन्फेक्टेड पर्सन ने खांसा या छींका तो क्या हुआ कि वो जो ड्रॉपलेट थे वो कहाँ आ गए? हवा में आ गए हैं। और अगर उसी टाइम पे कोई दूसरा बंदा वहाँ खड़ा है और उसने भी वहाँ पे सांस ले ली तो वो जो ड्रॉपलेट हैं वो क्या होंगे? उस इंडिविजुअल के अंदर चले जाएंगे और वहाँ जाके भी वो एक नया इन्फेक्शन फैलाने लग जाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज़ेस स्प्रेड थ्रू द एयर आर द कॉमन कोल्ड, निमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो कुछ ऐसे बीमारियों के एग्जाम्पल जो कि हवा के थ्रू स्प्रेड हो रही हैं उनके एग्जाम्पल हैं कॉमन कोल्ड, निमोनिया और tuberculosis। We all have had the experience of sitting near someone suffering from a cold and catching it ourselves। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बहुत बार ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि अगर हमारे आसपास कोई ऐसा इंसान बैठा है जिसको जुकाम हुआ है, तो अगर वो खांस रहा है, छींक रहा है या फिर अगर उसने खांसा छींका तो उस टाइम पे उसने क्या किया? अपने हाथ लगा लिए अपने मुंह के आगे, तो क्या हुआ? वो ड्रॉपलेट उसके हाथ पे आ गए। उसी ड्रॉपलेट से उसने हमारी जो पेंसिल या पेन वगैरह है उसको टच किया। अगर उसी पेंसिल पेन को अगर फिर हम टच कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि हमारे अंदर भी वो जो ड्रॉपलेट्स हैं या जो इन्फेक्शन है उसके स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। Obviously, the more crowded our living conditions are, the more likely it is that such more airborne diseases will be spread। तो ये तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि जिस जगह पे अगर हम रहते हैं वो ज़्यादा क्राउडेड हुई, यानी कि अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली वो जगह हुई तो उससे
जो ये ऐसी हवा के थ्रू जो फैलने वाली बीमारियां हैं उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम यही चीज़ अब एक एग्ज़ाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई इंडिविजुअल है जो कि अफेक्टेड है, जिसको वो बीमारी हुई है। तो अब इसने क्या किया, इसने कफ या फिर स्नीज़ किया, यानी कि इसने या तो खांसा या फिर छींका। तो छींकने की वजह से क्या हुआ कि वो जो वायरल पार्टिकल्स हैं वो क्या हुए, हवा में फैल गए। तो यही वो चीज़ लिखी हुई है कि द स्मॉल ड्रॉपलेट इवापोरेट टू ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई इन दिस जोन। तो मतलब वो जो सीधी भाषा में बात करें तो वो जितने भी जो पार्टिकल्स थे वो कुछ एरिया तक वहाँ पे फैल गए उस इंसान के आसपास। अब क्या होगा, वो जो ड्रॉपलेट हैं वो कैसे हो सकते हैं, वो हैवी भी हो सकते हैं और वो लाइट भी हो सकते हैं, दोनों ही कंडीशन है। अगर जो ड्रॉपलेट लार्ज साइज़ के हैं या फिर जो हैवी ड्रॉपलेट हैं वो क्या होंगे, दीज लार्ज ड्रॉपलेट सेटल टू द ग्राउंड इन अ फ्यू सेकेंड। तो जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट और जो हैवी ड्रॉपलेट थे वो तो बहुत जल्दी से नीचे बैठ जाएंगे या फिर ज़मीन के अंदर कुछ ही सेकंड के अंदर नीचे गिर जाएंगे। बट अब जो लाइट वाले ड्रॉपलेट हैं, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट हैं, उनका क्या होगा, द ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कैरिड इन द एयर करंट फॉर द मिनट टू आवर्स। तो डिपेंड करता है कि वो जो ड्रॉपलेट हैं वो कितने लाइट हैं। इस बेसिस पे वो जो ड्रॉपलेट हैं वो बहुत दूर तक भी हवा के अंदर रह सकते हैं, कुछ मिनटों के लिए भी रह सकते हैं और कुछ घंटों के लिए भी वो उस हवा के अंदर मौजूद रह सकते हैं। तो अगर उसके बाद क्या होगा कि कुछ घंटों के बाद वो वापस ज़मीन पे आ जाएंगे। तो अगर वो ज़मीन पे आ गए तो वेल एंड गुड, बट अगर वो उसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में, मान लीजिए एग्जाम्पल कि 1 घंटे तक वो उस हवा में रह रहे हैं, अगर 1 घंटे के अंदर अगर किसी हेल्दी इंडिविजुअल ने उस हवा में सांस ले लिया तो क्या होगा कि वो ड्रॉपलेट कहाँ चले गए, उस इंसान के शरीर के अंदर चले गए। शरीर के अंदर जाने के बाद क्या होगा कि वो अपना इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से वो जो इन्फेक्शन है, स्पेशली जो कि एयरबोर्न है, वो ऐसी कंडीशंस बहुत ज़्यादा टाइम तक हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। फिगर 13.2 अब आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश और करी गई है यहाँ पे। द एयर ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस आर ईजियर टू कैच द क्लोजर वी आर टू द इन्फेक्टेड पर्सन। तो ऐसी बीमारियाँ जो कि हवा की वजह से फैलती हैं, उनके फैलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं जितना हम उस इन्फेक्टेड पर्सन के आसपास में मौजूद होंगे। However, in the closed areas, the droplet nuclei recirculate and pose a risk to everybody. अब अगर कोई खुली जगह है तो शायद वो कहीं इधर उधर ड्रॉपलेट चले जाएंगे हवा के साथ, बट अगर वो जो एरिया है वो क्लोज्ड हुआ, यानी कि कोई बंद कमरे जैसा एरिया हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो वहाँ पे वेंटिलेशन का भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो उतने ही ज़्यादा उसी में रूम में रहेंगे। और अगर कोई दूसरा इंसान उस कमरे में आएगा तो उसको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। ओवरक्राउडेड एंड poorly ventilated housing is therefore a major factor in the spread of airborne diseases. तो जो ओवर क्राउडेड वाली जगह हैं, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, या फिर ऐसे घर जहाँ पे वेंटिलेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। वेंटिलेशन का मतलब होता है हवा के पास होने का, यानी कि कोई खिड़की दरवाजे वगैरह बहुत कम हैं। उन घरों के अंदर जो
इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं।